हेलो बच्चों, हम लोग पहुंच गए प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। जैसा आप देख पा रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। बात शुरू करूं और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करूं, इससे पहले एक छोटी सी एडवाइस कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, डायरेक्ट जंप मत कीजिएगा आगे वाले लेक्चर्स पे। अदरवाइज जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं जो मैं बताता हूं क्वेश्चन के दौरान, वो आप मिस कर जाएंगे। तो कुछ बात आप समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर पूरा आप सीरियल वाइज देखते चले जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। हर क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी का आसानी से कर पाएंगे। यू विल बी द मास्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां की हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सब कुछ सरल लगने लगेगा आपको। चलिए बात को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जो कि रहा आपके सामने ये। तो इस क्वेश्चन को मैं लगा के दिखाता हूं, ऐसे ही मैं आगे क्वेश्चन बताता जाऊंगा और निकालते रहेंगे हम लोग। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A and B are two events such that PA is not equal to 0. Find P by A। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, P by PB upon A, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, मैं निकालूंगा। लेकिन पहला जो कंडीशन है, A is a subset of B। तो A is a subset of B जैसे लिखा गया है, और हमें मालूम है कि जो PB by A होता है, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA। या आप चाहें तो इसको PA इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं, क्योंकि A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A दोनों का मीनिंग एक होने वाला है। A इज ए सबसेट ऑफ B। अगर A B का सबसेट है तो आप जान रहे हैं कि A और B का जो इंटरसेक्शन है वो वैल्यू दे देगा आपको केवल A के बराबर। कैसे? इसको थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं। ये A B का सबसेट है तो B हो गया बड़ा वाला और कहीं पर A हो गया छोटा वाला। तो A के सारे एलिमेंट B के अंदर तो मौजूद होंगे ही। तो अगर A इंटरसेक्शन B ले लूं तो उसका मतलब होगा कि वो हमारा A के बराबर है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा आसानी रहती है समझने में। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी में ले लूं अगर PA इंटरसेक्शन B, और मैं आसानी इसको PA के बराबर लिख सकता हूं। अब इसको इस फॉर्मूले में फीड कर दिया जाए अगर, तो कलर में चेंज करता हूं और ब्लू ले लेता हूं। तो PB अपॉन A को आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों? PB इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B, जिसकी वैल्यू है PA। देख पा रहे हैं ना, यहां पे जैसे लिख दोगे P, आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं जबरदस्ती। A इंटरसेक्शन B की जगह लिख दोगे PA, और अगेन इसकी जगह लिख दोगे PA। दोनों वैल्यू हो गई कैंसिल होके कटी और वैल्यू आ गई साहब 1। इस तरह से पहला वाला पार्ट हो गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लिखा है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हम लेने जाएंगे तो हमें मिलेगी 0, क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका इस्तेमाल यहां करोगे तो PB अपॉन A, क्योंकि होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, और न्यूमिनेटर की वैल्यू हो गई 0 अपॉन PA। PA 0 नहीं है, इस समय इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। स्क्रीनशॉट या जो भी पॉज करें वीडियो, नोट कर लें, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। लिखा है ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन। एक परिवार में 2 बच्चे हैं कह लीजिए। पहला वाला कंडीशन लेते हैं जो ये बोलने जा रहे हैं, फाइंड दी। अब 2 चिल्ड्रन है, देखिए बोथ चिल्ड्रन, मेल और फीमेल की बात करी जा रही है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या ले सकते हैं आप? मान लीजिए बॉय बॉय है, बॉय गर्ल है, फिर गर्ल बॉय है, या गर्ल गर्ल है। तो ये इसका सैंपल स्पेस है। जो पहले लिखा है उसको हम लोगों ने एल्डर मान लिया है। फर्स्ट लेटर स्टैंडिंग फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ये भी मैं लिख देता हूं। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने यहां पर लिखा है बॉय गर्ल, तो बॉय बड़ा है और गर्ल छोटी है, एल्डर एंड यंगर। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि दोनों लोग मेल हों। अगर दोनों मेल हैं तो दोनों बॉय हैं, यानी इस इवेंट की चर्चा करूं तो ये बॉय बॉय की बात कर रहा है, यही दोनों मेल चाहिए। इफ इट इज नोन दैट
एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए मेल। अब ये इट इज नोन दैट कि कम से कम एक जो बच्चा है वो मेल है, तो एफ लिख रहा हूं जहां पे लिख रहे हो एट लीस्ट वन ऑफ देम इज मेल। तो इस सिचुएशन के हिसाब से तीनों पॉसिबिलिटी यानी बीजी, जीबी और जीजी तो नहीं आएगी, बीबी भी आएगा, तो मुझे इसको हटाना चाहिए और यहां मैं बीबी लिख देता हूं, पहले लिखना रह गया था। ये तीन एलिमेंट आ जाएंगे, लिख रहा है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज मेल, कम से कम एक मेल रहे और ज्यादा से ज्यादा दोनों मेल रह सकते हैं। अब इसके अनुसार हमें निकालना क्या है, बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, बोथ चिल्ड्रन मतलब E/F निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस, और इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि PE/F कहीं निकालना हो तो हम लोग लिखते हैं PE/F/PF। इस बात से भी आप बिल्कुल एग्री कर रहे होंगे। अब PE/F की बात करते हैं तो E/F में कितने एलिमेंट इन दोनों के आए, केवल B और B एक एलिमेंट आया, तो यहां पे प्रोबेबिलिटीज निकाल ली जाती हैं। मैं लिख ही देता हूं, E/F में एक फेवरेबल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, 1/4। ये देखिए फेवरेबल एक ही है और टोटल 4 केस थे सैंपल स्पेस के, तो ये हो गया 1/4। PF की बात करूं तो 3 एलिमेंट हैं फेवरेबल और टोटल 4 हैं, तो ये हो गया 3/4। तो यहां रख दिया 3/4 और कैंसिल होके 1/4 आ गया, जो कि इसका आंसर है। तो पहले पार्ट का आंसर आपके सामने है। रही बात दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट को भी समझते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूं, थोड़ा नीचे स्पेस बन जाएगा तो लिखते बनेगा। तो मैं इसको पकड़ता हूं यहां से, पार्ट नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। दोनों चिल्ड्रन फीमेल्स हो तो आप ई इवेंट ले लीजिए जिसके अंदर दोनों फीमेल्स हैं। इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल, एफ ले लेते हैं जो क्या है, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। तो एल्डर चाइल्ड कौन सी हो गई, पहले जी जिसमें लिखा हो, तो जीबी एंड जीजी दो हो गया इसमें, जीबी एंड जीजी पहले वाला एल्डर था। बात पकड़ पा रहे होंगे आसानी से। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स, यानी E/F। वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन। इट इज नोन दैट, जब भी बोलते हैं इट इज नोन दैट या इट इज गिवन दैट, इसका मतलब वो इवेंट हो चुकी है, तो PE/F निकाल रहे हैं, यानी PE/F/PF की वैल्यू हमें मिल जाए, बस काम खत्म। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं लेता हूं ब्लू कलर। तो E/F का जिक्र किया जाए तो क्या आएगा, इन दोनों में GG कॉमन आ रहा है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या आएगा, एक फेवरेबल है, टोटल सैंपल स्पेस में 4 थे तो 1/4 आ गया। अब मैं इसकी जगह PF की बात करूं तो यहां पर अगर PF की बात करूं तो PF कितना आ जाएगा बेटा, PF है 2 फेवरेबल, टोटल है एलिमेंट 4, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देनी चाहिए। E/F पे 1/4 और इसमें है 2/4, तो यहां पर वैल्यू हो गई 1/2 और यही देखिए आंसर आ गया है। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सरलता से सवाल हो सकते हैं। मैं इसको जरा किनारे हट के आपको मौका देता हूं कि आप इसको नोट कर ले बड़े आराम से। तो ये रहा साहब, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं और यहां पर भी आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। तो ये नोट आपने कर लिया होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। खैर, इस क्वेश्चन को आगे लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। लिखा है सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। उनके ग्रे मतलब भूरे ही बोल लेंगे शायद, तो भूरे बॉल है ऐसा समझ लेते हैं। ए ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड, एक भूरे रंग का पर्सन सेलेक्ट किया गया एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। बेस थ्योरम का सवाल है। ग्रे रंग का
बंदा सेलेक्ट हुआ है और उसके बाल मतलब उसका वो मेल हो, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे हम लोग करते आए हैं। ये कहानी रही, एक हो गया साहब मेल और एक हो गया फीमेल, और यहां हो गया ग्रे हेयर, जिसे मैं ग्रे हेयर को जी लिख देता हूं। ये इवेंट है ग्रे हेयर पर्सन, ग्रे हेयर पर्सन। अभी कह रहा है कि ग्रे हेयर पर्सन तो सिलेक्ट कर लिया है, ये बताइए वो मेल है, तो मेल वाली इवेंट को मैं M से रिप्रेजेंट कर देता हूं, फीमेल वाली को F से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो M/G की वैल्यू हमको चाहिए। तो बच्चों यहां बात करते हैं, अब देखिए मेल और फीमेल, तो क्योंकि कोई भी कम्युनिटी आप लेंगे ऐसा मानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, तो दो में से एक आपको चूज करना है। तो मेल लेने के चांसेस कितने हैं? हाफ, और फीमेल चूज हो इसका चांस कितना है? हाफ। मेल और फीमेल है, एक चूज होने का हाफ हाफ। यहां बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि ग्रे हेयर हो, मेल आपने चूज किया है और उसका ग्रे हेयर हो, तो PG/M निकालना है, मतलब 5% मैंने का दे रखा है, 5/100। यहां बात करते हैं G/ फीमेल, ये 0.25%, मतलब 0.25/100। इस तरह आप लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पॉइंट हटाओ, 2 0 बढ़ाओ, 400 आ जाएगी, 1/400। ये वैल्यू देखिए आ रही है। और यहां भी अगर आप करें तो 1/20 आ जाएगी। खैर आप चाहें तो काट के लिख लें 1/20। अब बेस थ्योरम के हिसाब से अगर आप लगाएं तो आपको निकालना है PM/G। बेस थ्योरम के हिसाब से आप इसका उल्टा लिखते हैं, पहले PG/M, डिनोमिनेटर वाला टर्म से मल्टीप्लाई करें, इसी फॉर्मेट को चालू रखें, बहुत ही आसानी से काम बन जाता है आपका। P फीमेल ले लो इंटू P ग्रे हेयर अपॉन फीमेल, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। मेल का हो गया हाफ, अब G/M 1/20। यहां आ जाओ, P ये तो सेम वैल्यू थी, तो 1/2 इंटू 1/20 प्लस PF 1/2 इंटू 1/400। ये देखिए वैल्यू आ गई। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/40, नीचे 1/40 प्लस 1/800। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20/21। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 800 इसका LCM आ जाएगा, वगैरह वगैरह, तो वैल्यू आ जाएगी 20/21। तो मेरे ख्याल से सवाल आपका बन जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग। इसको नोट कर लें आप, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये यहीं पर रख के रोक देता हूं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मैं ऊपर लेके आता हूं, ये पूरी वैल्यूज आप नोट करें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और चलते हैं अब हम लोग किस तरफ? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर रहा और इस क्वेश्चन को लगाने का हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो ये सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, 90% लोग राइट हैंडेड हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, क्योंकि बंदा जो होगा, दो अगर इसके हाथ हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि ये सपोज मैं इधर अपने हिसाब से लिख देता हूं, अगर ऐसे घूमूंगा तो ये राइट हैंड, और इसको मैं थोड़ा सा, मैं आपके हिसाब से नहीं लिख रहा हूं, मैं इसे पलटने पर स्क्रीन के हिसाब से लिख रहा हूं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, है ना? तो ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड का बंदा होगा या लेफ्ट हैंड का बंदा होगा? दोनों हैंड का बंदा नहीं पकड़ रहा हूं, तो मैं राइट हैंड वाले को सक्सेस मान रहा हूं। तो P लिखिए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, या कह दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड पर्सन, राइट हैंडेड पर्सन। आप समझ गए होंगे मेरी बात। ये है 90% बंदा है, तो 90/100, जहां जरूरत पड़ेगी 9/10 चाहो तो लिख लो। फिर
ये सक्सेस थी, क्यू को लेते हैं जो होता है 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 9/10, तो 1/10। ये है लेफ्ट हैंडेड पर्सन का कहानी, लेफ्ट हैंडेड पर्सन। यहां पर ऐसा नहीं सोचिएगा कि दोनों हैंडेड पर्सन एक, या तो लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा, डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट हो गया, मतलब दो ही रिजल्ट पॉसिबल हैं, या तो लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप जब x = r सक्सेस की बात करते हैं तो लिखते हैं NCR Qn-r, p की वैल्यू r। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अभी आपको दिखाता हूं, यहां पर आपने लिखा है प्रोबेबिलिटी at most 6 of the random sample of 10 people selected। तो 10 बंदे आपने सिलेक्ट किए हैं, तो n की वैल्यू यहां पर हो जाती है 10, n की वैल्यू यहां हो जाएगी 10, क्योंकि 10 बंदे मतलब 10 ट्रायल किए गए हैं। ठीक, अब 6 जो है वो सक्सेसेस की बात है, क्योंकि ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ द रैंडम सैंपल आर राइट हैंडेड। राइट हैंडेड को सक्सेस माना है, तो 6 बंदे हमें राइट हैंडेड चाहिए, यानी हमें सक्सेस जो चाहिए वो 6 चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 6 लिखना होगा, एट मोस्ट 6 लिख देना चाहिए। इस बात को फोटो तो नहीं उड़ जाएगा पूरा, ये कहानी है एट मोस्ट 6। अब इसका मतलब क्या रहा, इसमें वैल्यू में फीड करता हूं, तो px = r अगर लूं तो n की जगह लिख दो 10 cr, q की जगह 1/10, तो 1/10, 10 माइनस r, और ये था 9/10 और वैल्यू थी r। इसमें आप एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 cr, नीचे वाले को 10 को लोगे तो 9 अलग कर लेते हैं, तो 9 की पावर r यहाँ पे लिखें, और इसको अलग से लेके चले तो इंटू 10 की पावर 10। ये देखिए, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन दिखने लगता है, इसी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊंगा, यहां पे देखो शब्द यूज किए गए थे एट मोस्ट 6। तो एक तरीका क्या है इसका निकालने का, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 6 की चर्चा की जा रही है। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 6, उसके नीचे वाले सब चलेंगे। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पा रहे होंगे। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो देखिए लंबा लिखेंगे, p लिखिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, p1 से चलिए, p2 से चलिए, और ऐसे करते करते p6 तक जाइए। ये कहानी आपके हिसाब से बन रही है। अब इसका दूसरा एक रूप और है कि एक तो या तो ये लिख के दिखा दीजिए आप बेटा, बहुत अच्छी बात, या आप जानते हैं, थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूं, इसमें आपको 7 फिगर कैलकुलेट करनी पड़ रही है, और आपको ये पता ही है कि P0 से लेकर P1 से लेकर अगर आप P10 तक का कैलकुलेशन करें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। तो यहां पर P0 से P6 अगर निकालना है, कहीं पर P6 होगा, फिर उसके बाद P7 होगा, यहां कहीं मैं लिख देता हूं P6 और उसके बाद वाला P7 होगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि P0 से लेकर P1 ऐसे चलते चलते मान लीजिए P6 चाहिए, तो 1 माइनस P7 से लेकर ऐसे ऐसे P10 तक का माइनस कर दीजिए। सुनिएगा मेरी बात बड़े आराम से। तो इसकी वैल्यू, इसमें 7 पॉइंट कैलकुलेट करने थे, इसमें 4 कैलकुलेट करने, 7, 8, 9, 10। अभी 7, 8, 9, 10 को हम लोग चाहें तो सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस सिग्मा लिख दीजिए, ऐसे अभी मैं लिख के दिखाऊंगा। और r की वैल्यू 7 से स्टार्ट करिए 10 तक, और ये कहां तक चली जाएगी, जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है 10 CR, 9 की पावर r, 1/10 की पावर 10, ये वैल्यू लिख दीजिए, काम खत्म। यानी इसी वैल्यू को हम लोग, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना चाहता हूं जिससे आपको तकलीफ ना हो, तो 1 माइनस लिख रहा हूं इसके एक्सप्रेशन के अनुसार, समेशन आई की वैल्यू या आर की वैल्यू, आर है यहां पर 7 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा, यहां पर देखिए लिखा था। फिर लिखिए 10 CR, और उसके बाद ये जो मैंने एडजस्ट किया था, नहीं एडजस्ट कर रहा हूं, ये 9/10 की पावर r, और फिर आप बात करें तो 1/10 की पावर 10 माइनस r।
ये आंसर हो गया। मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि एनसीईआरटी बुक से कई बच्चे मैच करते हैं, वो मैच हो जाता है तो वो कंफर्टेबल रहते हैं, वरना उनको परेशानी महसूस होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की इसमें बात नहीं है। आप नोट कर लें, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4। पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और ये सवाल यहाँ पर इस तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और आसान है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, फिर सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। ए अर्न मतलब समझ लीजिए बैग है कोई, इस तरह का कोई बैग ले लेते हैं, इसको लॉक कर दिया। 25 बॉल है इसके अंदर, 10 बॉल्स हैं जिसपे एक्स लिखा हुआ है, 10 के आगे एक्स लिख देता हूं, और उसके बाद रिमेनिंग जो 15 बॉल्स हैं उसके आगे ये वाई लिखा हुआ है, मार्किंग लगी हुई है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से एक बॉल हम निकालते हैं, 1 बॉल इज ड्रॉन। उसके बाद क्या करते हैं, फ्रॉम द बैग, फ्रॉम द अर्न, इट्स मार्क नोट डाउन। अब इस पे एक्स था कि वाई था, नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इट इज रिप्लेस्ड, फिर इस बॉल को इसके अंदर डाल दिया जाएगा। रिप्लेस्ड विथ रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। ये जब हम विथ रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसका सीधा मतलब या तात्पर्य होता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक बार आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, पहली बार जो घटना घटेगी उसका दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं है, दूसरे वाले का पहले पे कोई प्रभाव नहीं। कहां गए, एंड इज रिप्लेस्ड इफ 6 बॉल्स आर ड्रॉन इन दिस फेज। ऐसे करके एक निकाली वापस रखी, 2 निकाली वापस रखी, दूसरी निकाली वापस रखी, तीसरी निकाली वापस रखी, ऐसे 6 बॉलें निकाली, उसका नोट कर डाला हम लोगों ने। ठीक है, 6 बॉल्स ये लिखा हुआ है, और ड्रॉन इन दिस वे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है साहब, पहला ये कह रहे हैं ऑल विल बियर एक्स मार्क्स, जितनी बॉलें निकली थी सब पर एक्स मार्किंग आए। ठीक है, तो अब किसी को हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब किसी को, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल सीधे बन रहा है, क्योंकि 6 बार हम लोग निकाल रहे हैं, कितनी बार सफलता मिल रही है, तो सफलता की जो कहानी है वो हम लोग P लिख देते हैं, P लिख देता हूं, और P का मतलब है P सक्सेस। और P सक्सेस हम किसको मान रहे हैं, जो बॉल X निकली है। तो P सक्सेस का मतलब है P बॉल ड्रॉन इज, बॉल ड्रॉन इज X मार्क, विथ X मार्क लिख देना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे, यानी X मार्क वाली बॉल निकले तो हम उसे कहेंगे सक्सेस है ये। अब P की सक्सेस कितनी होगी भाई, कितनी बॉल थी X वाली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 बॉलें थी X की, टोटल 25 है, टोटल बॉल 25 है, तो 10/25, ये देखिए 10/25, 5 से डिवाइड मार दोगे तो 2/5 सक्सेस रेट हो गया। इसी जगह फेलियर की बात करें किसी और कलर से, Q को, तो Q 1 - P होता है, 1 - 2/5, यानी ये वैल्यू हो गई 3/5। और असल में इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज बॉल विथ वाई मार्किंग्स, विथ वाई मार्क। भाई एक्स और वाई दोनों ही थी ना, तो ये फेलियर क्या है कि वाई मार्क वाला निकल आया है। ये बात समझ लीजिए, घुमा फिरा के इसी में एडजस्ट कर देंगे हम लोग। बहुत सुंदर बात। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार यहां लिख देता हूं, आप जानते हैं कि x बराबर स्मॉल r अगर हमारा सक्सेस रेट है तो हम लिखते हैं NCR। अब यहां पर n क्या है, n है 6, 6 बॉल निकाली गई थी, तो हियर द वैल्यू ऑफ n इज 6, 6 बॉल ड्रॉ की गई हैं। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, NCR Qn - R PR। अब इस फॉर्मूले के अनुसार इसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा लग रहा है, तो यहां चलते हैं, n की जगह 6 रख दीजिए, R Q जो निकाला है यहां पर 3/5 है, n की जगह 6 - R, और P की जगह वैल्यू लिखिए 2/5, देखिए वहां से 2/5,
P हो गई और P की वैल्यू R। तो इसको और एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी हम छेड़ नहीं रहे हैं। आप चाहें तो उसको छेड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। छेड़ने का मतलब क्या हुआ कि 3 को 6 माइनस R लिख लो, 2 की पावर R लिख लो, और 5 को एडजस्ट करोगे तो 6 माइनस R प्लस R, तो केवल 6 बचेगा। खैर, अब पहली कंडीशन थी कि सभी पर X मार्किंग मिले, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं और यहां लिखूंगा पहली कंडीशन के अनुसार चाहिए P को ऑल बॉल्स विथ X मार्क, ये हमको चाहिए। तो इसका मतलब मैथमेटिकली क्या है, हमको 6 सक्सेस एग्जैक्टली चाहिए। तो X बराबर हमको 6 चाहिए। इसका मतलब है यहां R, स्मॉल r की जगह 6 रख दो, तो ये हो गई 6C6, यहां 3/5, 6 माइनस 6 और 2/5 की पावर 6। ये देखिए आंसर आ गया आपका। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप। C6 का मतलब 1 होता है और ये 0 हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा, केवल 2/5 की पावर 6 बचेगा। तो दिस इज योर पहला आंसर, है ना। अब दूसरे की चर्चा करते हैं फटाफट। ये साहब हम लोग नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क, नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क। चलो इसको लिख लेते हैं, कलर को चेंज करते हैं। और सेकंड वाली भाषा देखिएगा क्या है, हमें चाहिए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2 बियर मार्क वाई या वाई मार्क, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमने सक्सेस का जो फॉर्मूला बनाया वो तो दूसरी तरीके से बनाया है। तो ये जो फेलियर है ना, तो ये फेलियर का मतलब है कि 2 से ज्यादा फेलियर नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा फेलियर नहीं होनी चाहिए तो सक्सेस कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 4। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसी को आप अगर बदल के लिखें, कलर में चेंज कर रहा हूं, x के टर्म में लिखें p कि 2 से ज्यादा y नहीं चाहिए, तो नॉट लेस देन 4 balls bear mark x। इसको ध्यान से देखिएगा, यहां y की कहानी थी, यहां x की, क्योंकि सक्सेस हमने x के हिसाब से डिफाइन की है। तो लिख रहा 2 से ज्यादा y पर मार्किंग 6 निकाली थी। देखिए समझा रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बॉलें थी। अब नॉट मोर देन 2, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा इन 2 पे मार्किंग हो सकती है। तो कम से कम हमारी 4 बॉलें जो हैं वो x मार्किंग की तो होंगी। इसी का उल्टा, तो इन पे कम से कम हमारे पास x होने चाहिए। तो नॉट लेस देन 4 बियर बाय x मार्क। बात समझ में आई होगी ना। ये यहां पर एटमोस्ट की बात थी, और यहां बात क्या कर दी, नॉट लेस देन कर दी। बात पकड़ में मेरे ख्याल से आपको आई होगी। अब इसी को मैं लिखना चाहूं मैथमेटिकली, तो क्या लिख सकता हूं, नॉट लेस देन, तो एटलीस्ट 4 सक्सेसेस। तो x की वैल्यू क्या जानी चाहिए, नॉट लेस देन, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 या 4 से ज्यादा सक्सेस मिलनी चाहिए आपको। ये सक्सेस हो गई ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और यहां पे आ जाओ p। अब यहां से 4 5 6 ऐड कर दो, P5 प्लस P6। मैं समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों, देखिए सवाल लगाने में तो फटाफट लगा दूंगा, लेकिन आपको हर पॉइंट फंडा क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर वैल्यू लिखनी हो तो खटाखट लिखते चले जाइए, इसके हिसाब से कहां क्या फॉर्मूला बनाया था, ये बनाया था। तो 6C4 3/5। अब यहां 4 है ना, तो 6 में से 4 गया, 2 आएगा, मैं सीधे लिख रहा हूं 2 प्लस 5 के लिए 6C5, फिर 3/5, 6 में से 5 घटाओगे 1 बचेगा, और साथ में आ गया 2/5। यहां पे देखिए 2/5 छूट गया है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा हमें, ये तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हमने 2/5, 2 यहां है तो पावर 4 यहां आ जाएगी, देखिए 4 लिखी थी, प्लस 6C5 3/5 की पावर 1 एंड 2/5 की पावर 5, और छठा वाला और बचा है, थोड़ा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो छठे वाले यहां लिख देता हूं, प्लस C6
और ये वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ आ जाएगा 2/5 का पावर 6। इसका कैलकुलेशन करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं दिखाता हूं, बाकी आप आराम से ठंडे दिमाग से करते रहेंगे। 6c4 की बात की जाए तो ये 15 होती है, 6 × 5 अपॉन ये 6c2 के बराबर हो जाएगा, 6c4 6c2 के बराबर हो जाएगा, तो 6 × 5 अपॉन 2 वैल्यू 15 हो गई। तो पहली वैल्यू हो गई 15, बाकी वैल्यू लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 5 तो नीचे आ जाएगा, 6 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा नहीं आप कहीं, 2 की पावर 4 और नीचे 5 की पावर 6, ये पहले की कहानी बनी। 6c5 का मतलब होता है 6c1 यानी 6 आ जाएगा, 3 की पावर 1, 2 की पावर 5, नीचे 5 की पावर 6, आखिरी में c6 का मतलब 1 होता है, और 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6। नीचे एलसीएम देखिए 5 की पावर 6 सब में कॉमन है, तो इसको उठा के कर लीजिए बाहर, और 2 की पावर 4 भी बाहर आ जाएगी। ये ले लो बेटा कॉमन, यहां पर क्या बचा 15 × 9, तो 15 × 9 कर लीजिए जो कि आ जाएगा करीब 135। यहां बात करो तो ये 4, तो 3 2 6 × 6 यानी 36, उम्मीद है पकड़ पा रहे होंगे। 4 चला गया, 2 × 2 4 बचा, ये केवल 4 आ गया, ये वैल्यू हो गई। तो 36 4 40 यानी 175 आ गई वैल्यू, ये 175 ये आ गई, और बाकी वैल्यू 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 6। देखिए ये वैल्यू आ रही है। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको और ऊपर आगे चलते हैं, और इस वैल्यू को क्या लिख लें आप 175, नीचे 5 का स्क्वायर निकालने बाहर तो 25, और ये हो गया 2/5 का पावर 4, 25 से काट देंगे, ये आ जाएगा 7, तो ये वैल्यू हो गई 7, 2/5 की पावर 4। ये आ गया आंसर सेकंड वाला। देखिए थोड़ी वर्किंग थी, लेकिन जो भी थी उसको करना ही होगा। अब हम लोग तीसरे वाले पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा पार्ट हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो तीसरे वाले पे आते हैं बेटा, कहाँ निकल लिए एटलीस्ट 1 बॉल विल बियर वाई मार्क, ये जो थर्ड देख रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 बॉल विल बियर वाई मार्क। तो कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूं, और तीसरे पार्ट में हमारे सामने क्या कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 1 बॉल विल बियर वाई मार्क, ये निकाला। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, 6 बॉलें हमारे सामने हैं जो ड्रॉ की गई थी। कह रहा है कम से कम एक बॉल पर वाई मार्किंग हो, कम से कम एक, बाकी ज्यादा से ज्यादा सब हो सकती है। इसका उल्टा लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, एटलीस्ट 1 फेलियर, इसका मतलब है वाई को फेलियर, एक्स को सक्सेसेस माना है। तो सक्सेस के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो P लिख सकते हैं, एट मोस्ट 5 मार्क एक्स। देखिए ध्यान से देखिए, लिख रहा है एटलीस्ट 1 बॉल इज बियर ए वाई मार्क, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा उस समय एक्स मार्किंग कितने में हो सकती है, 5 पर हो सकती है। एट मोस्ट उल्टा वर्ड यूज करना पड़ेगा भाई, कम से कम एक पे तो ये ज्यादा से ज्यादा 5 पे एक्स लगा सकते हो, एक से ज्यादा 5 से कम, एट मोस्ट 5 मार्क। इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली ज्यादा से ज्यादा 5 यानी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। अब इसमें एक तरीका है कि आप इस तरह से जोड़ें, जो मैं हर बार बताता आया हूं, P1 करके ऐसे करते करते कहां तक जाएं, P5 तक। या आप जानते हैं P0 से लेकर P6 तक की वैल्यू होती है 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1 माइनस Px बराबर 6 को लिख दे, वो भी यही वैल्यू दे देगा। ये कहां से आया, फिर से याद दिला रहे हैं आपको, P0 से लेकर P1 और ऐसे करते करते P5 और P6 तक अगर आप जाएंगे तो ये वैल्यू होती है 1। इतने की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1 माइनस P6 किया जा सकता है। कई सवालों में कर चुके हैं, तो आप कंफर्टेबल होंगे उम्मीद करते हैं। अब यहाँ लिखा 1 और ये Px इक्वल टू 6 डालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको मालूम था NCR करके लिख रहे थे, तो NCR, R भी हो गई 6, फिर Q की वैल्यू थी, और Q कितनी थी वो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन Q की वैल्यू इसमें हो जाएगी 0। तो Q जो भी होती है
वो होती है n माइनस आर, तो 6 माइनस 6, और p यहाँ पर कितना था बेटा, p था 2/5, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, जो कि r के बराबर होती है। तो 6 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 0 हो गया, और ये हो गई 2/5 की पावर 6। फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा अलग कलर से, 1 माइनस 2/5 की पावर 6। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3 था। जहां तक 3 की कहानी ये बनती है। अब चौथी कहानी क्या है बेटा, ये और हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि चौथे में क्या पूछा था। फोर्थ में पूछा है द नंबर ऑफ बॉल्स विथ x मार्क एंड y मार्क विल बी इक्वल। अब यहां पर आप देखिए दोनों में इक्वल है, तो 6 बॉलें निकाली है, यानी 3 y मार्क की होनी चाहिए, 3 x मार्क की होनी चाहिए, तभी तो बराबर होंगी। ठीक है साहब, पकड़ ली बात इनकी। अब हम लोग चलते हैं नीचे वर्किंग की तरफ, और यहां पर हम लोग वर्किंग लेते हुए क्या कहते हैं, चौथे नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 3 सक्सेस और 3 फेलियर्स, 3 मार्क x एंड 3 मार्क y, मतलब 3 सक्सेसेस एंड 3 फेलियर्स। अब आप जान ही रहे हैं भाई, 3 सक्सेस मैं कर दूंगा तो 3 फेलियर तो है ही यहां पर, क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं। तो 3 सक्सेसेस का क्या मतलब रहा, P3, Px इज इक्वल टू 3, ये मतलब रहा। इसका क्या कैलकुलेशन, 3c3q n - r P3, ये वैल्यू हो गई। अब 6c3 डाला और p की वैल्यू 2/5 है, उसकी 3/5 थी, तो ये q की हो गई 3/5, 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो गई 2/5, इसकी वैल्यू भी 3 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर डालते हैं, 6c3 तो 6 × 5 × 4, फिर 3 इंटू निकालना आपको आता होगा, और यहां वैल्यू आप देख ही रहे हैं, 3 की पावर 3/5 की पावर 6 आ जाएगी, टोटल इसका भी ले लिया है, और 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, दोनों जोड़ के 5 की पावर 6 लिख मारा। अब यहाँ पे देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 कट गया, ये वैल्यू हो गई 20, देख पा रहे होंगे। इसको अगर निकालने की तरफ 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो ये वैल्यू लिख सकते हैं 8, 5 की पावर 6, 125 × 125, क्योंकि 5 की पावर 3 125 होती है, तो 125 का स्क्वायर हो गया, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 3 × 3 = 9, × 3 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 864/3125, और ये आपका आंसर हो गया। 125 × 125 आप कैलकुलेट पूरा कर लीजिए, ये वैल्यू मिलेगी 864/3125। चारों पार्ट हो गए हैं। अब आप इसको नोट कर लें, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अच्छा सवाल था, वर्किंग मांग रहा था, हम लोगों ने बहुत प्यार से आराम से एक एक चीज़ समझ के इसको किया है। तो ऐसा कोई भी सवाल एग्जामिनेशन में आएगा तो आप ज़रूर कर पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो पॉज करें और नोट करें। कर लिया होगा नोट, उम्मीद करते हैं। आगे लेके चलते हैं बेटा, यहाँ तक पहुँचते हैं। आप इसको भी नोट कर लें बेटा बहुत अच्छे तरीके से, फिर आगे लेके चलते हैं बेटा। और ये यहाँ पर यहाँ पहुँच गए, इसको भी नोट कर लीजिए। सारी वर्किंग बड़ा बड़ा लिख दिया है, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पहुँच गए आप, थर्ड पार्ट हो जाता है इस स्लाइड के इस वर्किंग के हिसाब से। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग चौथा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग सवाल। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। इन हर्डल रेस होती है ना, जो रनर रन करते हैं, बीच में हर्डल्स होते हैं, उसको छलांग मार मार के पार करते हैं, मतलब उछल के क्रॉस करते हैं, समझ गए होंगे। ऐसे ऐसे हर्डल लगी होती है ना बीच बीच के रास्ते में ऐसे, और ये रनर कोई दौड़ लगाता है तो जंप करके इधर पहुंचता है, फिर दौड़ता है, फिर जंप करके, ऐसे हर्डल रेस होती है। ये आपको अंदाजा होगा मेरे ख्याल से, ये कहानी है इसमें, ठीक है। अब
ए प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, उसको 10 हर्डल क्रॉस करने हैं। देखिए तो n हो गया, 10 हर्डल को क्रॉस कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल, ये अब कहानी किसकी बना रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली। तो सक्सेस जो है ईच हर्डल को क्रॉस करने का वो कितना है, 5/6, और फेलियर का कितना हो जाएगा, 1 - p, यानी घटाओगे एक में से तो आ जाएगा 1/6, जो 9 क्रॉस कर पाए। फेलियर लिख देता हूं, हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाएगा तब। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल्स, फीवर देन 2 से कम हर्डल को गिरावे। तो ये वैल्यू है p हमें निकालना, x इज लेस देन 2, ठीक। नॉकडाउन 2 हर्डल, 2 से कम का लेके चल रहे हैं। अब यहां पर जो क्रॉस करने के हर्डल की बात कर रहे हैं वो है p सक्सेस 5/6। तो हमको जो सक्सेस चाहिए यहां पर, ये देखिए उल्टी है मेरे ख्याल से यहां शायद, सक्सेस का मतलब वो हर्डल पार कर ले, तो ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2, तो x इज लेस देन 2 सही नहीं लिखा हुआ है। अब यहां पर बच्चों देखिए, यहां लिखा है कि ही विल नॉक डाउन, लॉकडाउन मतलब जो फांदे अगर तो गिरा दे उसको, तो बेसिकली ये कहानी फेलियर की है। तो मैं चालाकी क्या करूंगा, इस शब्दों को बदलने की जगह यहां सक्सेस और फेलियर बदल देता हूं। तो यहां पर Q वाले को सक्सेस पकड़ लेता हूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैंने P जो लिखी, P सक्सेस का क्या मतलब डाला, नॉकिंग डाउन, क्या लिखा था ये, नॉक डाउन द हर्डल रेस में जो कितने नॉक डाउन किए उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/6, और Q मैंने ले ली जिसे अब P फेलियर, उल्टा बोल रहे हैं, क्लियरिंग, क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, क्लियरिंग द हर्डल, नॉट नॉक डाउन या क्लियरिंग द हर्डल, क्लियरिंग दी हर्डल। बात समझना मेरी, क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी वैल्यू हो गई 5/6। आप किसी को सक्सेस मान सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स है, आप जीत रहे हैं, उस जीत को मैथमेटिकली हार भी समझ के सवाल कर सकते हैं। ये नहीं समझ लेना कि वो जंप करके क्लियर हो गया तो सक्सेस वही माननी है। आप किसको क्या मान रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब वो जंप करके क्लियर किया है उसको मैं फेलियर कह रहा हूं, क्योंकि वही निकालने की बात कर रहा है। तो या तो इन वर्डिंग्स को चेंज करो या इन वर्डिंग को चेंज करो, आप कुछ भी कर सकते थे। तो मैं इसको यही रहने देता हूं, इस वर्डिंग्स को चेंज कर रहा हूं। अब ये जो सक्सेस हमारी है 1/6, इसके हिसाब से मैच कर गई। मेरे ख्याल से आप तक ये संदेश, मैसेज पहुंच पाया होगा। अब इसकी चर्चा अगर हम करें p इज लेस देन 2 की, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, P0 प्लस P1। और आप जानते हैं कि P0 या NCR के हिसाब से लिखूं तो n था यहां पर 10, तो 10 सक्सेस हो गई 0। फिर Q लिखते हैं, Q है 5/6, क्योंकि ये फेलियर की कहानी थी, n-r, और P यहां कितना 1/6, और पावर कितनी हो गई 0। मेरे ख्याल से इस बात को आप पकड़ पा रहे होंगे। प्लस P1 की चर्चा करता हूं, तो P1 की जगह 10C1, फिर Q लिखी 5/6, और 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9। उम्मीद आप पकड़ रहे होंगे। और आगे की बात करेंगे तो 1/6 की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए ये कैलकुलेशन हमारे सामने आने वाला है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इन वर्डिंग्स को बदलो, या ये जो बोल रहा है इसको उल्टा करके लिख दो। x इज लेस देन 2 लिख रहा है, y यहां पे ले लो सक्सेस कि x 2 से छोटी है तो y 2 से बड़ी होगी। ऐसे करके कर सकते हैं आप, 2 या 2 से बड़ी होगी, ऐसे भी लिखा जा सकता था। मैं शायद उस बात को एक बार और रिट्रेस कर रहा हूं, मैंने याली वर्डिंग बदली है। आप ये भी कर सकते थे कि यहां पर ये जो कहानी लिखी है इसी के साथ ये जो चाहिए आप इसका उल्टा लिख देते सक्सेस के फॉर्म में कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 चाहिए आपको, तो भी रिजल्ट सेम आता। समझ पा रहे हो ना, ये कह रहा है नॉक डाउन, ये नॉक डाउन था, नॉक डाउन, ये क्या था क्लियरिंग। वर्ड x की जगह आप ये कुछ और लिख देते, मैं x सेम मत समझना, ये दूसरा वेरिएबल है, मतलब ये नॉकिंग डाउन है, ये क्लियरिंग है, क्लियर।
उस कॉन्टेक्स्ट में x लिखा है। तो आप इसको नहीं बदलते तो ये वर्डिंग बदलते, आपने ये वर्डिंग बदली तो ये किया। दो तरीके से सवाल दोनों ही समझ लो, जो कंफर्टेबल लगे वो करो। बात पकड़ में मेरे ख्याल से आ रही होगी। अगर आप ये करते x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो फिर उस तरीके से वैल्यू रखते चले जाते, तब भी वैल्यू आ जाती। अभी हम दिखा देंगे। और बाकी ये पकड़ा है तो ये वैल्यू आपने रखी दी है इसके लिए, जहां पर आपने मना है कि वो गिरा दे, नॉक डाउन कर दे, तो 1 2 वैल्यू रख दी है पर। अब इसको आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिए। भी वो दूसरी बात भी आपके सामने रख देते हैं। 10 से 0 का मतलब हो जाएगा 1 और ये 5/6 की पावर 10 है तो 5/6 की पावर तो 10 आ ही जाएगी। ये 0 1 खत्म। 10c1 का मतलब है 10 और 5/6 यानी 5 की पावर 9 और 6 की पावर नीचे हो गई 10। ये वैल्यू आपके सामने आ रही है। अब कॉमन ले लीजिए, 5 की पावर 9 और 6 की पावर 10, ये हो गया कॉमन। यहां बचा 5, 5 9 6 10 जहां था, ये बचा 10। ये आ गया आपका 15 जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये 15/6, इसको 15 लिखो और 5/9 अपॉन 6/10। अब इसको एक साथ लिखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 1/6 किनारे कर लो तो 15/6 इंटू 5/6 का पावर 9। यहां कैंसिल करो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर इसका क्या लिख सकते हो बेटा, 5/2 इंटू 5/6 की पावर 9। ये आंसर आ गया। अब एनसीईआरटी से मैच अगर कराना हो तो ऊपर लिख दोगे 5 की पावर 10 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 6 की पावर 9 और ये आपका एनसीईआरटी वाला मेरे ख्याल से आंसर आ जाता है 2 की पावर 5 की पावर 10 2 इंटू 6 की पावर 9। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। अब अगर दूसरी चर्चा जो मैं कर रहा था, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जो वैल्यू लिखी है ये सही तरीके से नहीं लिखा है। मैं यहां आपको दिखाता हूं कि भाई यहां पर जो हर्डल है, मान लीजिए ये आपको डायग्रामेटिक दिखाऊं, ये मान लीजिए हर्डल है 1 2 3 4 5 6 7, कितने थे हर्डल, 10 8 9 10 हर्डल थे। अब कह रहा है कि 10 में 2 या 2 से कम में गिरा दे। तो अगर ये 2 में गिरा, 2 से कम में और एक 0 वाला, एक गिरा या 0 वाला गिरा है, तो x कितना होना चाहिए, तो x की वैल्यू होनी चाहिए कि 8 तक तो क्लियर पहले ही है, 2 से कम 9, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 चला जाए सीधे। तो 9 से, तो यहां पर देखिए जो वैल्यू बनेगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बनेगी, 2 नहीं बनेगी, 9 बनेगी बेटा, 9। बात समझ में आपकी आई होगी। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी जो क्लियर करे वो 9 क्लियर करे या 9 से ज्यादा क्लियर करे, तो ये दोनों बातें एडजस्ट हो जाएंगी। जब हम बोलेंगे 2 से कम नॉकडाउन करे या हम कहें कि 9 या 9 से ज्यादा क्लियर करे, तो इन दोनों भाषाओं को समझना होगा। इसके साथ ये आप अप्लाई करेंगे तो सवाल निकल आएगा, या इन वर्डिंग को बदल दीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। जहां जो कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। दोनों ही केस में आंसर आ जाएगा। बात मेरे ख्याल से पकड़ लिए होंगे। किसको सक्सेस फेलियर मान रहे हैं, इट इज अप टू यू। तो 10 अगर ये हर्डल बने हैं, आपसे कह रहा है कि 2 से कम हर्डल गिरे तो 1 गिरे या कुछ ना गिरे, तो उस केस में क्लियर कितने हो, तो क्लियर पक्की तौर पे कितने हो गए, 9 या 9 से ज्यादा। भाई ये तो दूसरा लिए ही नहीं है ना, तो 9 तो पक्का, 9 या 9 से ज्यादा क्लियर हो, बात खत्म हो जाती। मेरे ख्याल से आप पकड़ लिए होंगे बात, पूरी बात जो की मैंने, इसलिए कि आप समझ सकें पूरी तौर पर। सवाल केवल लगाने की चर्चा नहीं करना चाहता मैं, ऐसे कोई भी इसको नोट डाउन करें, कैसा भी सवाल आए लगा पाएं और इसके आगे लेके चलते हैं हम लोग। यहां पर यहां तक की वैल्यू कर लिया आपने और नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग पकड़ते हैं और जिसको लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ए डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन। तो लिखा है एक पासा है जिसको बराबर हम लोग फेंक रहे हैं कई बार, until 3 sixes are obtained। 3 बार 6 6 6 मिलना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इन द 6th थ्रो। यानी जो 30, भाई आपने फेंका है तो छठी बार में तीसरा 6 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो चल देखते हैं ये इसका क्या मतलब है। तो पी सक्सेस की बात करते हैं, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल है
और P सक्सेस का मतलब है गेटिंग ए 6, गेटिंग अ 6, इसे सक्सेस मान रहे हैं। एक बार 6 होता है, 6 उसके अदर्स आ सकते हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। फेलियर की बात करें, फेलियर का मतलब है कि 6 नहीं आए, नॉट गेटिंग ए 6, नॉट गेटिंग अ 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/6। समझ पाए होंगे। अब ये क्या कह रहा है, P ऑब्टेनिंग, देखिएगा, ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इन द 6th थ्रो। इसका देखिए क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, मैं कलर चेंज करूंगा, इसका मतलब हो गया छठी बार में छठा 6, तो इसका मतलब है ऑब्टेनिंग 2 6, ऑब्टेनिंग 2 6s in first 5 throws and a 6 in the 6th थ्रो। ये देखिए कि ऑब्टेनिंग 2 6s इन फर्स्ट 5 थ्रो एंड 6 इन द 6th थ्रो। अब ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P ऑब्टेनिंग 2 6s इन फर्स्ट 5 थ्रोज, इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द 6th इन 6th थ्रो। तो 6th थ्रो में इंडिपेंडेंट है तो 1/6 सीधे। अब इसको ऊपर करते हैं, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लग गया, ऑब्टेनिंग 2 6s इन द 5 इन फर्स्ट 5 थ्रो। तो 2 6s मिलने हैं, तो 5 कलर बदल लेना चाहिए। तो यहां पर मैं कलर दूसरा लेता हूं। यहां पर सक्सेस क्या हो गई, 2 6s, x बराबर हमको 2 चाहिए और n की वैल्यू क्या हो गई 5 ट्रायल में से। तो 5C2 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला या बर्नौली ट्रायल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आप Q की बात करेंगे विच इज 5/6, मैं Q लिखना पसंद करूंगा पहले। तो 5/6 फेलियर, 5 में से 2 गए, फिर 1/6 पावर 2 और इसके बाद इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 यानी 1/6, क्योंकि 6th ड्रॉ में 6 आ जाए वो 1/6 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग और आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। 5C2 की बात कर लीजिए, तो 5C2 कितना हो जाएगा, 5 × 4/2, तो 10 आ जाएगा। तो ये रहा 10, 5 × 4/2, 5/6 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3 इंटू यहां भी आ गया 6 की पावर 2, इधर से 1 इधर से 6, ये वैल्यू बन रही है। अब इसको अगर आप लिखें तो इसको 10 × 125/6 की पावर 6 लिख सकते हैं। ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1250, नीचे 6 की पावर 6, काटे पीटेंगे आ जाएगा 625/23328, ये आंसर आ जाएगा इसका 625/23328। ये आंसर सॉल्व हो चुका है, सवाल खत्म हो चुका है। नोट कर लें, फिर अगला सवाल करेंगे हम लोग। ये यहीं पे रोक देना चाहिए, इस तरह से सवाल आप कर लें, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ये थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, इस तरह से आप करें और सवाल आसानी से लग जाएगा। तो इसको भी नोट कर लिया होगा और उम्मीद कर रहा हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है बच्चों, अब इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए लिखा है, इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। देखिए लीप ईयर के अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 365 दिन का साल होता है, इसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज। अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं इसको, तो 7 से डिवाइड अगर करूंगा तो 7 × 52 + 2 लिख सकता हूं इस 366 को, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 52 वीक्स हो जाएंगे जो हम लोग देख पा रहे हैं, +2 डेज हो जाएंगे।
तो देखिए 52 हफ्तों में तो हर दिन एक एक बार पड़ ही जाएगा। अब ये कह रहा है 53 ट्यूसडे हो तो 52 ट्यूसडे तो इसमें निपट ही जाएंगे, हर दिन निपट जाएगा तो ट्यूसडे भी निपट जाएगा। अब इन 2 दिनों में ट्यूसडे पड़ने की संभावना क्या है ये हमको पता करना है। अब देखिए इन 2 दिनों में ये 2 दिन कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, तो 2 दिन कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है पहला दिन हो संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे। दूसरा हो सकता है मंडे एंड ट्यूसडे, अगला हो सकता है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, चौथा हो सकता है वेडनेसडे एंड थर्सडे, अगला हो सकता है थर्सडे एंड फ्राइडे। भाई ऐसे ही तो लगातार 2 दिन पढ़ेंगे। छठा हो सकता है फ्राइडे एंड सैटरडे, और एक और लेना होगा यहां पर 7वां पढ़ सकता है सैटरडे एंड संडे। तो देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज जो जिस तरीके से दिन पढ़ सकते हैं। किन में हमारा ट्यूसडे आ रहा है, देखिए एक हमारा ट्यूसडे इसमें आ रहा है, एक हमारा ट्यूसडे इसमें आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग द 53 ट्यूसडेज। पहले में तो पढ़ना ही था 2 फेवरेबल और 7 टोटल, 2/7 इज द आंसर। 2 फेवरेबल और 7 टोटल, तो 2/7 इज द आंसर, और ये खत्म हो जाता है खेल इसका। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए मेरे ख्याल से। और अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो ये छोटा ही सवाल था, आपकी समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से आपको पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, ये यहाँ पर और लिख के आते हैं, नोट कर लिया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए 8 भी हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, आइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये भी बहुत आसान है, सब आसान सवाल है, थोड़ा लॉजिक लगाते चलिए बस। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन इट फेल्स, यानी अगर एज ऑफन इट फेल्स दुगनी अगर क्यू उसका फेलियर रेट है, ध्यान दीजिए, तो उसका सक्सेस का रेट जो है वो 2Q है। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन इट फेल्स, तो फेल वाला Q है तो P2Q है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, n की वैल्यू 6 दे दी है, 6 ट्रायल्स के अंदर देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं कि P + Q की वैल्यू होती है 1, उससे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सिंपल आप सीधे लिख सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा कानून दे रहा हूं। तो 2Q, P की वैल्यू डालो और Q डालो, आ जाएगा 1, तो Q की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/3। अब आप जान ही रहे हैं कि Q आ गई यहां अगर 1/3, तो P उसकी डबल है तो 2/3। ये इसकी प्रोबेबिलिटीज मिल गई, ये सक्सेस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग सक्सेस, तो सक्सेस ही है इसमें, वही लेके चल रहे हैं। हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस, 4 या 4 से ज्यादा चाहिए। तो P 4 और 6 बार कर रहे हैं, P5 और P6। ये कहानी यहां पर बनाएंगे हम लोग। वैल्यू रखनी शुरू कर दीजिए। P4 का मतलब NC4 Q 1/3, 6 - 4 विच इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं। और यहां रही बात P की, तो P इज 2/3 पावर 4। फिर 5 नंबर की कहानी, तो 6C5 Q है 1/3, 6 में से 5 जाएगा, फिर 2/3 पावर 5 आएगी। अगली CC6 की बात करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। देखिए 6 - 6, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, अब क्या लिख देता हूं एक बार, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। 6 - 6 और 2/5 की पावर 6 सक्सेस थी, तो 6 सक्सेस। ये एक्सप्रेशन बना, मैं हट जा रहा हूं, आप अच्छे से देख लें। अब इसकी वैल्यू निकालनी शुरू करते हैं। यहां पर जो वैल्यू आएगी, जो कटेगा काट पीट के किनारे कर देंगे। अब एक इस कलर चेंज करते हैं। C64 का मतलब होता है 6C2, और 6C2 का मतलब हो जाएगा 15। भाई 6C2 का मतलब 6 × 5/2, तो 30/2 15, तो पहला वाला आ गया 15 इसका मतलब। और ये हो गया 1/3 का पावर 2, और ये 2/3 की पावर 4। C65 का मतलब C61 का मतलब 6, तो ये हो गई 1/3 पावर रही 1, ये 2/3 की पावर
5, सी से 6 का मतलब 1, ये 0 हो जाएगा, बात खत्म। 2/5 की पावर 6, ये देखिए थोड़ा सा लाइट वेट्स, 2/5 की पावर 6, तो 2/5 कहाँ से आ गया, 2/3 है ये। तो ये इसको मैं ठीक कर देता हूँ, अपने पास ऑप्शन तो है ही है, 2/, कौन सा कलर, चलो कोई कलर हो, 2/3 की चर्चा चल रही थी और ये आपकी कहानी 2/3 की पावर 6 हो गई। अब यहाँ से कॉमन देखिए क्या निकाल सकते हैं, 3 की पावर 6 सब में मिल रहा है, तो 3 की पावर 6 आप बाहर निकाल लीजिए, बाद में देखेंगे। तो ये 1 अपॉन और साथ में 2 की पावर 4 भी बाहर जा रहा है, तो 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 6 कर लेते हैं बाहर। 2 की पावर 3 की पावर 6 चला गया, नीचे अंदर बचा 15, यहाँ 3 की पावर 6 बाहर यानी 12, 3 की पावर 6 बाहर, 2 की पावर 4 बाहर, तो 2 की पावर 2 यानी 4। तो 15, 4, 19 और 10, 29 और 31, 31 हुआ, और साथ में 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 6। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एक ही में लिखते हैं, लिखने में आसानी रहती है, तो इसको लिख लेंगे 31 और 3 स्क्वायर बाहर कर दोगे यानी 9, और इसको लिख दोगे 2/3 की पावर 4, और यही आपका आंसर आ गया। बस 31/9 इंटू 2/3 की पावर 4। अब इसको आप कॉपी कर लें, फिर हम लोग अगला सवाल लगाएंगे। ऐसे ही इस सवालों को लगाया जा सकता है बहुत प्यार से। तो मेरे ख्याल से आप नोट करिए, पॉज कर लीजिए और फिर नोट करें, फिर अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी है मिसलेनियस के, लेकिन अगर समझे हैं तो बड़े आराम से आप कर पाएंगे। खैर मेरे ख्याल से आपने ये सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, कलर लेता हूँ रेड। ऐसा सवाल एग्जाम्पल में था, तो एग्जाम्पल में जिन बच्चों ने ध्यान से वीडियो देखा होगा वो पहले ही सवाल को आसानी से कर लेंगे। खैर, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ए मैन टॉस ए फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी को 90% से ऊपर ले जाए, उसके लिए कितनी बार उसको टॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल शूटिंग वाला था एग्जाम्पल में, तो लिख दीजिए लेट द मैन टॉसेस ए कॉइन n टाइम्स। मान लो n टाइम्स उसको टॉस करना पड़ा है, और सक्सेस क्या है, p बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही सवाल है। गेटिंग एन हेड क्या है, हेड, हाँ, तो p गेटिंग एन हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 गेटिंग ए हेड। तो ये 1/2 प्रोबेबिलिटी फेलियर की क्या हो जाएगी, 1 - p यानी अगेन 1/2। अब बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता था वो आपको याद है। वैसे p लिखते थे सक्सेस में, इसको लिखते थे NCR Qn - R, p की वैल्यू r। यहां बात करें तो n कितना है मालूम नहीं, सक्सेस कितनी है अभी ये भी नहीं मालूम, q मालूम है हाफ और p भी मालूम है हाफ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 की पावर n आ जाएगा, यानी NCR 1/2 की पावर n, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है यहां पर, एट लीस्ट वन हेड, ये देखिए मैं लिखता हूं एट लीस्ट वन हेड, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है मोर देन 90%। ये कहां से आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ जमाने 2 साल पहले आप लिखते थे। खैर अब आगे चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एटलीस्ट वन हेड का मतलब हो गया कम से कम एक हेड आए या उससे ज्यादा। आप ये जानते हैं P0 से लेकर P1 से अगर शुरू करें और Pn तक जोड़ मारें सारी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार आपका वैल्यू P1 आना चाहिए। और ये इसके हिसाब से क्या लिखा है, एटलीस्ट वन हेड, तो एक आए, एक बार लिख दूं मैथमेटिकली भी लिख दूं, तो इसकी वैल्यू है x की वैल्यू एक या एक से बड़ी जो कि 90% से ऊपर हो, और इसका मतलब है x = 1 + x = 2
और ऐसे करते करते कहां तक जोड़ोगे, x बराबर n तक। ठीक, इसी को नॉर्मली ऐसे लिख दिया जाता है P1 P2 मैं इसलिए लिख रहा हूं कि किसी भी रूप में आप घबराएं नहीं, आपको सब आता है, बस पढ़ते रहिए। ठीक, अब या तो हम क्या लिख रहा हूं भाई, 90% है, डिग्री शुरू हो गया, तो ये इतनी वैल्यू जोड़ के निकालनी है। अब इसका एक तरीका क्या है, यहां से यहां तक जोड़ोगे तो 1 आता है, तो या तो इतनी जोड़ो या 1 में से P0 घटा दो। तो आप समझ रहे हैं कि अगर मैं P1 लिखूं और P2 लिखूं और इस तरीके से Pn तक जाऊं तो इसको 1 माइनस P0 लिखा जा सकता है। यानी हम इतनी वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारे पास जुगाड़ सिस्टम है, हम इसको सीधे 1 माइनस P0 करेंगे और 90% को 90/100 लिख देंगे, आगे और भी काट लेंगे। इससे आप बिल्कुल सहमत होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत सुंदर। तो 1 माइनस P0 का मतलब क्या है, NC0, देखिए लिखा था कहीं आपने देखा होगा, और फिर था 1/2 की पावर n, और यहां वैल्यू आ जाती है 9/10। इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचाओ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1, मैं यहां लिख रहा हूं NC0 इंटू 1/2 की पावर n लेस देन, क्योंकि साइन ये इधर जाएगा, ये इधर, तो ये इधर में चोंच इसकी देखो किधर है, ऐसे, तो 1 माइनस 9/10। मैं बच्चों की तरह आपको बता रहा हूं, ऐसा ही समझ पाएंगे। NC0 का मतलब क्या होता है, 1, तो इसकी छुट्टी हो गई, तो 1/2 की पावर n लेस देन 10 में से 1/10। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो, तो 2 की पावर n जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो यहां पर साइन चेंज हो जाता, तो लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। भाई दिखते हो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 1/3 साइन बदलना पड़ता है 1/2। ये चर्चा, ठीक, कहां पे थे, अब यहां वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 10। अब ये किसके लिए सेटिस्फाई कर रही है, देखिए अब इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा, जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 की पावर 1 10, ये फॉल्स है। फिर n2 डालोगे तो ये भी फॉल्स है, और n3 डालोगे तो ये भी फॉल्स है। 4, भाई ये 2 4 है ना, दैट इज फॉल्स। फिर n3 डाला तो ये आ जाएगा 8 थोड़ी 10 से बड़ा होता है। फिर n बराबर 4 डाला तो ये 2 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 2, मतलब 16 इज ग्रेटर देन 2, दैट इज ट्रू। तो n की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 4। तो कम से कम उस बंदे को 4 बार टॉस करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। हो गया, सवाल खत्म। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लायक, आगे आया हुआ है, तो आप इसको जरूर पकड़ के रखें। यहाँ पे इसको 10th क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें बेटा, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। ये नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ तक आप आइए और इसको नोट कर लीजिए। ये रही वैल्यू, सारी आसानी से मैंने एकदम सरल लैंग्वेज यूज़ की, एक एक स्टेप करके दिखाया, कोई जल्दीबाजी नहीं की, जिससे पूरी चीज़ आप अच्छे से पकड़ पाएँ। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको आ ही जाएगा 100% श्योर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आइए।